गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, कुशल मंगल? एंजॉइंग द क्लास एवरीवन? इकोनॉमिक्स की क्लास एंजॉय कर ली होगी, अब जरा लॉ की क्लास को एंजॉय करने का टाइम आया है। आइए जरा शुरुआत करते हैं अपने सेशन की बहुत ही बढ़िया तरीके से। नाउ बी एक्टिव एवरीवन। खाना पीना बंद, पढ़ाई शुरू। आइए जरा शुरुआत करें। तो बेटे, इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था और उसके अंदर मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सेबिलिटी पढ़ाया था, शुरुआत कराई थी, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर सारे एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, क्या माना जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसे लॉ में इन्फोर्स करने से मना कर दिया गया तो वो क्या बन गया? वॉइड। कब वॉइड बना? जब उसे लॉ में इन्फोर्स करने से मना किया गया तब। यानी कि पहले क्या था? वैलिड, बाद में क्या बन गया? वॉइड। आइए आगे बढ़ते हुए, हां जी, वॉइड एग्रीमेंट पढ़ा दिया था। वॉइड एग्रीमेंट पढ़ाया था क्या? बोलो। अच्छा, ये सेक्शन छोटे छोटे कर लेना, गलत लिखे हो इसमें क्या कर रखा है? कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ, उसको स्मॉल में कर लेना। हां जी, आइए बात करते हैं। वॉइड एग्रीमेंट भी आपको पढ़ाया था क्या? वॉइड एग्रीमेंट। चलो वॉइड एग्रीमेंट से एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, छोड़ो, वॉइड एग्रीमेंट से शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं? आइए जरा बात करते हैं द्वारका वालों, भुवनेश्वर वालों, जयपुर वालों। आइए जरा सभी लोग शुरुआत करें। वॉइड एग्रीमेंट बताया गया है सेक्शन 2 क्लोज जी, छोटे वाला सेक्शन 2 क्लोज जी के अंदर वॉइड एग्रीमेंट बताया गया है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। एन एग्रीमेंट which is not enforceable by law, an agreement which is not enforceable by law is said to be void. An agreement which is not enforceable by law is said to be void. An agreement which is not enforceable by law is said to be void. नोट कीजिए। फिर कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड एग्रीमेंट शुरू से वॉइड होते हैं, यानी कि वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन दे आर मेड। व्हेन दे आर मेड। तो कहते हैं एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ में इन्फोर्स ना किया जा सके, लॉ में मुकदमा ना डाला जा सके, लॉ में केस ना किया जा सके, लॉ में स्यू ना किया जा सके, क्या माना जाएगा? वॉइड। वॉइड एग्रीमेंट क्या होगा? विच इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। विच इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वॉइड एग्रीमेंट आर वॉइड एब इनिशियो। ये एग्रीमेंट बेटे स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। जब से एग्रीमेंट किया गया, ये एग्रीमेंट तभी से वॉइड है, शुरुआत से ही वॉइड है, बचपन से ही वॉइड है, बाद में वॉइड नहीं हुआ। जो पहले वॉइड था, वैलिड था, बाद में वॉइड हो गया, उसे कहा जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जो पहले वैलिड था, बाद में वॉइड हो गया, उसे कहा जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो बचपन से वॉइड है, शुरुआत से वॉइड है, उसे क्या माना जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। अब बताइए वॉइड एग्रीमेंट के कुछ एग्जाम्पल अगर आपको मालूम है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ बेटे, बताओ, शाबाश। वॉइड एग्रीमेंट के एग्जाम्पल बताइए, बताइए, बताइए जी। वेरी गुड। इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड एब इनिशियो, शुरू से वॉइड होते हैं। इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो। वेरी गुड आंसर, लिखते भी रहिएगा। दूसरा, एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। वेरी वेरी गुड। एग्रीमेंट विद माइनर, क्या बात है बेटे, मजा आ गया। क्या जवाब दिया आप लोगों ने? एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद बताइए अनसर्टेन एग्रीमेंट, क्या बात है, सारे याद कर करके बोल रहे हो, देख देख के बोल रहे हो। अनसर्टेन एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो। फोर्थ पॉइंट, एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। एन एग्रीमेंट टू डू
एन इम्पॉसिबल एक्ट, इम्पॉसिबल काम को करने के लिए किया गया एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। इम्पॉसिबल काम को करने के लिए किया गया एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बेटे, और बताओ, एग्रीमेंट्स अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, एग्रीमेंट्स अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, वो एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है क्या माने जाएंगे? वॉइड माने जाएंगे। एग्रीमेंट्स अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी क्या माने जाएंगे? बोलो, वॉइड माने जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एग्रीमेंट्स अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। हाँ, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन भी वॉइड होता है। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हो। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, बस करो यार, बस करो, बाकी फिर बच्चे छोटे छोटे नादान बच्चे हैं, फिर कैसे समझ पाएंगे? भाई बहुत है, बाकी बाद में करेंगे। तो एग्रीमेंट की बात करते हैं। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। ये एग्रीमेंट शुरुआत से ही वॉइड है, शुरू से ही वॉइड है, जब से एग्रीमेंट किया गया तभी से वॉइड है। एंड वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड एब इनिशियो क्या होते हैं? बोलो, वॉइड एब इनिशियो, यानी कि वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन दे आर मेड, जब से बनाए गए तभी से वॉइड है, शुरुआत से ही वॉइड है। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। जब से बनाए गए, शुरू से ही वॉइड है। आओ जरा इन पे देखते हैं जरा जी। पेन दीजिए यार, सब बेकार है। हाँ जी, चलिए जरा बात करते हैं आगे। हाँ बेटे, शुड आई रिपीट ऑफ एवरीवन? यस प्लीज, गिव मी आंसर ऑन द क्यूआरएस प्लीज। फटाफट आंसर दीजिए आगे बढ़ते हुए। बस आज इस चैप्टर को खत्म कीजिए, उसके बाद टेस्ट की तैयारी कीजिए बढ़िया सी, और फिर ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे हम आपके इस चैप्टर का। लगातार टेस्ट देने हैं आप लोगों ने। वेरी गुड। देहरादून ओके है, देहरादून ओके है, यमुनानगर ओके है, द्वारका ओके है, लखनऊ, रोहतक, वेरी वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हुए, अब बेटे आगे चलते हैं। हाँ सर, हाँ हमें पता चल गया वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। अरे नहीं बेटे नहीं, हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन, लिखो बेटा, डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। ये भी तो पता होना चाहिए सर। हाँ हाँ, ये भी पता होना चाहिए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। बेटे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में क्या अंतर होता है पता होना चाहिए आपको। क्या अंतर होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में? आओ बेटे मैं बताता हूं क्या अंतर होता है। आपको मालूम है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स, void contracts are those contracts which are valid in the beginning, which are valid in the beginning. Void contract are those contracts which are valid in the beginning, but later on, due to some reasons, later on, due to some reasons, they become void. Later on, due to some reasons, they become void. While void agreements are void ab initio, void agreements are void ab initio. That is void from the very beginning. When they are made, when they are made, क्या बात है, मजा आ गया। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड होते हैं, लेकिन बाद में कुछ कारणों से ये वॉइड हो जाते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड होते हैं, बाद में कुछ कारणों से वॉइड हो जाते हैं। पर मेरे दोस्त, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड एब इनिशियो, वो तो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, पैदा ही वॉइड हुए हैं बेटे, शुरुआत से ही वॉइड है। याद रखिएगा, नॉट इन्फोर्सेबल मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते, केस नहीं डाल सकते, सीव नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, बट बाद में कुछ कारणों से वॉइड हो जाते हैं, नॉट इन्फोर्सेबल हो जाते हैं। बट वॉइड एग्रीमेंट आर वॉइड एब इनिशियो, दैट मीन्स द वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन दे आर मेड। दैट्स द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। ओके करिए, आगे बढ़े, शाबाश। यस प्लीज डू इट डैम, फटाफट कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो बेटे, इसके बाद तो बस ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर आज आपका। उसके बाद टेस्ट की तैयारी करनी है आपने, चैप्टर नंबर 1 की। बहुत बढ़िया, चलो बेटे चलो। ये तो सर हमें मालूम था, आपने क्या बताया, ये तो हमें मालूम ही था।
ये तो आपने हमें बता ही दिया था, तो ये तो मालूम नहीं है ना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आइए हेडिंग डालिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बेटे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बताया गया सेक्शन 2 क्लोज आई, सेक्शन 2 क्लोज आई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है। कहां बताया गया है? सेक्शन 2 क्लोज आई। आइए जरा देखें। एन एग्रीमेंट which is enforceable by law, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, at the option of one or more parties thereto, but not at the option of other or others, is a voidable contract, is a voidable contract. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. क्या कहते हैं? एक एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, एक एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है एट द ऑप्शन ऑफ वन एंड मोर पार्टी, एक या एक से अधिक पार्टी के ऑप्शन पे, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स, पर दूसरे के ऑप्शन पे नहीं है, तो वो क्या माना जाएगा? वॉइडेबल। यानी कि इन अदर वर्ड्स इन केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, in case of voidable contract, comma, only one party, ये वन पार्टी कौन सी होगी? एग्रीव्ड पार्टी, पीड़ित पक्ष, द पार्टी हु सफर्स, द पार्टी हु सफर्स, ओनली एग्रीव पार्टी, वन पार्टी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, ओनली वन पार्टी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, बट other party cannot go to the court of law, cannot go to the court of law. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more party thereto, but not at the option of other or other. जहां पे एक पार्टी तो कोर्ट में जा सकती है पर दूसरी पार्टी कोर्ट में नहीं जा सकती, पे एक पार्टी तो कोर्ट में जा सकती है पर दूसरी पार्टी कोर्ट में नहीं जा सकती। अगर मान लीजिए मैं किसी को धमकी देता हूं, मैंने अरिहंत को धमकी दी, अरिहंत तुमने अगर अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम ना की तो आई विल किल यू, अगर मेरे नाम पे 50,000 रुपए में प्रॉपर्टी ना की तो आई विल किल यू। तो यहां पे क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूं? अरिहंत तो जा सकता है, अरिहंत तो कह सकता है जज साहब दुहाई है, देखो मैदान साहब धमकी दे रहे हैं, वो तो जा सकता है कोर्ट में, पर क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूं? मैं कह सकता हूं जज साहब दुहाई है, मैंने उसको धमकी दी है फिर भी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, इसको समझाओ, बेकार में मारा जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं कोर्ट में जाके? नहीं कह सकता, मैं कोर्ट में जाके बिल्कुल नहीं कह सकता। कोर्ट कहेगा अच्छा अच्छा धमकी देते हो, चलो अंदर। याद रखिएगा एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट में जा सकती है बेटे। एग्रीव पार्टी कौन सी है? पीड़ित पक्ष, द पार्टी हु सफर्स। धमकी देने वाला कोर्ट में नहीं जाता, जिसको धमकी दी जा रही है वो कोर्ट में जाएगा। अंडी इन्फ्लुएंस करने वाला कोर्ट में नहीं जाता, जिस पे अंडी इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया जा रहा है वो कोर्ट में जाएगा। फ्रॉड करने वाला कोर्ट में नहीं जाता, जो फ्रॉड जिसके साथ हो रहा है दैट विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। मिस रिप्रेजेंटेशन करने वाला कोर्ट में नहीं जाएगा, जिसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है दैट विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वेयर वन पार्टी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ बट अदर पार्टी कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। लेट्स हैव एन एग्जांपल प्लीज। A threatens to kill B if B does not transfer. A threatens to kill B if B does not transfer his property in the name of A for rupees 1 lakh. A ने B को धमकी दी, अगर तुमने अपनी प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए में मुझे ना दी भी तो आई विल किल यू। तो बी
agrees to transfer the property under a threat. B agrees to transfer the property under a threat. In this case, the consent of B is obtained. The consent of B is obtained by using the means of coercion. By using the means of coercion. And hence it is not free. Hence it is not free. The contract is voidable at the option of. The contract is voidable at the option of B. B कौन है? The aggrieved party, पीड़ित पक्ष. The aggrieved party. ए ने बी को कहा कि बी अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम ना की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा. बी कहता अरे भैया ले लो प्रॉपर्टी ले लो, क्योंकि जान है तो जहान है, वरना ना तो ये जमीन है ना आसमान है. ले लो प्रॉपर्टी ले लो, मुझे कुछ मत कहना. यहां पे जो बी की कंसेंट ली गई है, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द मींस ऑफ कोercion. धमकी के तहत ली गई है. हेंस द कंसेंट इज नॉट फ्री. द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, द एग्रीव्ड पार्टी. पीड़ित पक्ष कौन है? बी है. बी के पार्ट पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल. नोट करके ओके करिए, डन करिए, शाबाश. और उसके बाद स्टार लगाएंगे एक और. पहले नोट कर लीजिए इतना, फिर एक स्टार लगाएंगे और देखते हैं क्या कहते हैं. ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज इंड्यूस्ड बाय coercion, undue influence. A contract which is induced by coercion, undue influence, fraud or misrepresentation. A contract which is induced by coercion, undue influence, fraud or misrepresentation is voidable. A contract which is induced by coercion, undue influence, fraud or misrepresentation is voidable. अरे छोड़ो देहरादून वालों, धमकी कोई भी दे कोर्ट में जा सकते हो. मिस्टेक वाला सीन अभी नहीं आएगा, वो फ्री कंसेंट के चैप्टर में पढ़ाऊंगा. हाजरा कोलकाता वालों, हाजरा कोलकाता वालों, फ्री कंसेंट में जाके मिस्टेक पढ़ाऊंगा. रायपुर वालों ठीक है भैया, ठीक है, आपकी बात भी मान लेते हैं. हाँ जी, आपकी बात भी मान लेते हैं, ठीक है. तो एक एग्रीमेंट जिसे लॉ में इन्फोर्स किया जा सके, एक एग्रीमेंट जिसे लॉ में इन्फोर्स किया जा सके, एक पार्टी के ऑप्शन पे. एक पार्टी कोर्ट में जा सकती है, दूसरी पार्टी कोर्ट में नहीं जा सकती, वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है वॉइडेबल. वेयर वन पार्टी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ बट अदर पार्टी कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. अगर एक जना दूसरे को धमकी दे रहा है तो धमकी देने वाला कोर्ट में जाएगा या जिसको धमकी दी गई है वो कोर्ट में जाएगा? बताइए. धमकी देने वाला कोर्ट में जाएगा या जिसको धमकी दी गई है वो कोर्ट में जाएगा? जिसको धमकी दी गई है वो कोर्ट में जाएगा. अनड्यू इन्फ्लुएंस अपनी पोजीशन का फायदा उठाने वाला कोर्ट में जाएगा या जिसके ऊपर फायदा उठा रहे हैं वो कोर्ट में जाएगा? जिसके ऊपर फायदा उठा रहे हैं वो कोर्ट में जाएगा. फ्रॉड करने वाला कोर्ट में नहीं जाता मेरे दोस्त. जिससे फ्रॉड हुआ है वो जिससे फ्रॉड हुआ है वो कोर्ट में जाएगा. जिसने फ्रॉड किया है वो कोर्ट में नहीं जाएगा. जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो कोर्ट में जाएगा. मिस रिप्रेजेंटेशन करने वाला कोर्ट में नहीं जाएगा. जिसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है दैट विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ. दैट्स द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स. ओके, डन, चले. हां जी बेटा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी कवर हो गया. वेरी गुड. सुभाष नगर ओके है, द्वारका ओके है, बाकी सेंटर बताएं फिर मैं आगे चलूं. जयपुर लाल कोठी भी ओके है. वेरी गुड, सभी सेंटर ओके. अगली हेडिंग डालो, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. चलो पहले लिखवाऊंगा फिर समझाऊंगा, क्योंकि इनकी रिक्वेस्ट आई है एक सेंटर से
कि सर पहले लिखवा लो फिर समझा लो, या पहले समझा लो फिर लिखवा लो। चलो पहले लिख लो फिर समझ लो, ठीक है। लिखो पहले बेटे, मेरे साथ साथ लिखो, समझाऊंगा लिखवाने के बाद, ठीक है बेटा। चलो, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बेटे आईपीसीसी में आपको आदत बदलनी पड़ेगी, वहां पे समझना लिखना सब साथ साथ चलता है। वहां पे कोर्स इतना ज्यादा होता है कि समझोगे भी साथ साथ लिखोगे भी साथ साथ। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट, अभी तक तो मैं आपकी बात मान लेता हूं, आईपीसीसी में आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आईपीसीसी के अंदर आपके लगभग 350-400 पेज रहेंगे, 400 के लगभग पेज रहते हैं, 350-400 पेज रहते हैं। तो वहां पे फिर आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, साथ साथ लिखना भी पड़ेगा, साथ साथ समझना भी पड़ेगा। ध्यान रखना, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज गुड इन सब्सटेंस, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज गुड इन सब्सटेंस but due to some technical defect comma one or more parties cannot sue upon it, one or more parties cannot sue upon it। A contract which is good in substance but due to some technical defect one or more parties cannot sue upon it, such as अंडर स्टैंपिंग, बैड बाय लिमिटेशन, बैड बाय लिमिटेशन भी समझाऊंगा, अंडर स्टैंपिंग, बैड बाय लिमिटेशन, एब्सेंस ऑफ राइटिंग, नोट करके करिए, फिर मैं समझाता हूं। नहीं कर सकते, जेल में डाल देगा उठा के। कोर्ट के साथ फ्रॉड हुआ तो कहां किधर जाएंगे? कोर्ट के साथ फ्रॉड हुआ नहीं, अगर कोर्ट में जाके अगर कोर्ट के साथ फ्रॉड करोगे तो जेल में जाओगे। कहां जाएंगे? जेल में, देहरादून वालों। ये नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सीआर पार्क। आइए जरा बात करते हैं। यस प्लीज, लेट्स हैव ए टॉक अबाउट दिस। चले भैया, नोट करके ओके करो, फिर समझाऊंगा। क्योंकि भैया अब तो मैं सेंटर की बात मान के चलूंगा। द्वारका वालों ने शायद कहा था, पता नहीं किस सेंटर ने कहा था, सर पहले लिख लें फिर समझाया करो। लिख लिया हो तो बोलो, फिर समझाऊं। चलो बेटे चलो, अब जरा ध्यान से देखो। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज गुड इन सब्सटेंस, सारी चीजें पूरी है। टू और मोर पार्टी भी है, फ्री कंसेंट भी है, कॉम्पिटेंट पार्टी भी है, लॉफुल कंसिडरेशन भी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है, इंटेंशन भी लीगल रिलेशनशिप की है, सारी फॉर्मेलिटी है। बट एक टेक्निकल डिफेक्ट रह गया। क्या रह गया सर? टेक्निकल डिफेक्ट, जिससे आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कोई ऐसा टेक्निकल डिफेक्ट रह गया कि आप पार्टी कैन नॉट sue upon it। उस टेक्निकल डिफेक्ट के कारण देखो भैया, कॉन्ट्रैक्ट जो था वो क्या था? गुड इन सब्सटेंस। क्या था बोलो बेटे? गुड इन सब्सटेंस। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था? गुड इन सब्सटेंस। गुड इन सब्सटेंस का मतलब टू और मोर पार्टी भी थी, एग्रीमेंट भी था, फ्री कंसेंट भी था, कंपिटेंसी भी थी पार्टीज की, कंपिटेंट भी थी, लॉफुल कंसिडरेशन भी था, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी था, और इंटेंशन भी लीगल रिलेशनशिप का था। लेकिन कुछ टेक्निकल डिफेक्ट रह गया। जैसे राइटिंग में होना चाहिए था, राइटिंग में नहीं है। स्टैंपिंग होनी चाहिए थी, स्टैंप लगनी चाहिए थी, इंडियन स्टैंप एक्ट में स्टैंपिंग नहीं करवाई। तो वन और मोर पार्टी कैन नॉट sue upon it। आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये वॉइड नहीं होगा, ये वॉइड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? अनएनफोर्सेबल। यदि टेक्निकल डिफेक्ट के कारण कोर्ट में नहीं जा पा रहे तो क्या होगा? अनएनफोर्सेबल। यदि टेक्निकल डिफेक्ट के कारण कोर्ट में नहीं जा पा रहे तो बोलो ना, क्या होगा? अनएनफोर्सेबल होगा। चलिए, वेरी गुड। जैसे अब सर ने ये वाला रह गया, ये बात समझ नहीं आई, बैड बाय लिमिटेशन। तो बैड बाय लिमिटेशन से लिखो टाइम बाय डेब्ट, हेडिंग डालो, ब्रैकेट में लिखो बैड बाय लिमिटेशन। बैड बाय लिमिटेशन, इसका मतलब समझाता हूं। अनएनफोर्सेबल में समझ में आया? सेक्शन 2 क्लोज H छोटे वाला कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन कौन सा है? क्यों, क्या हुआ? दिक्कत क्या है? लिखा तो हुआ सही बुक में आपके।
आइए बात करते हैं बैड बाय लिमिटेशन। टाइम बाय डेप्ट को में बोलेंगे बैड बाय लिमिटेशन। अकॉर्डिंग टू इंडियन लिमिटेशन एक्ट, according to Indian Limitation Act, comma, a debt is said to be time barred. A debt is said to be time barred on expiry of 3 years from the due date. On expiry of 3 years from the due date, if the amount of debt has not been recovered, if the amount of debt has not been recovered, and also no action has been taken for the recovery of the amount, for the recovery of the amount. नोट कीजिए, फिर समझाऊंगा। थोड़ा नीचे कर दीजिए जी, नोट कीजिए, फिर समझाऊंगा। आओ बेटे आओ, प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट है। प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट में प्यारे प्यारे स्टूडेंट के साथ एग्जाम्पल करने का मजा आता है। और प्यारे प्यारा स्टूडेंट वो होता है जो फटाफट से नाम लिख के भेजता है। जल्दी करिए। हाँ बेटे, क्या बात है। अमन, सबसे फास्ट आंसर आया अमन, सुभाष नगर से। ऐसा है, सुनो भाई, ये समझाना शुरू कर दूं। अमन ने, मैंने अमन से 1 लाख रुपया लिया। मैंने कहा अमन भाई थोड़े दिनों बाद ले लेना। कहता कब तक? मैंने कहा 6 महीने भर, 6 महीने साल में। कहता कोई नहीं सर, दे देना 6 महीने साल में, 6 महीने बाद दे देना। अब 6 महीने बाद अमन मेरे पास आता है। 6 महीने बाद अमन मेरे पास आया, मेरे को कहता मदान सर वो 1 लाख रुपया दिया था, दे दो, आपको उधार दिया था, वापस दे दो। मैंने कहा यार अभी तो मेरे पास है नहीं, आके ले जाइयो। फिर मान लो हमारे 6 महीने, मतलब इसने मुझे उधार दिया था कब तक के लिए? दिसंबर 2014 तक के लिए। 31 दिसंबर 2014 तक के लिए उधार दिया था। अब ये मेरे पास आया जनवरी 2015 में, कहता सर जी वो पैसे तो दे दो। मैंने कहा अरे यार ले लेना, अब तुम ज्यादा टेंशन मत लो, अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, फिर ले लेना मेरे से। फिर ये आया मेरे पास, मैंने कहता चलो थोड़ा देख लेता हूं। ये 2-4 महीने और छोड़ दिए इसने। फिर आया, फिर तो मेरे यहाँ ही ताला लगा हुआ, मेरे यहाँ पे ताला लगा हुआ था, क्योंकि ये भी दूर से आता था बेचारा, आ नहीं पाता था। सुभाष नगर से बार बार थोड़ी आएगा, जयपुर से। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे करते करते समय बीता। 2015 भी बीत गया पूरा, 2016 भी बीत गया। 2017 में बड़े गुस्से से आया, कहता मदान सर पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे। मैंने कहा भाई पक्का पक्का 1 जनवरी 2018 को आ जाइयो। 2014 तो तक का तो उधारी था, 15-16 निकल गया, 17 में आया मेरे पास। 1 जनवरी 2018 को तेरे पैसे दूध में धो के दूंगा, टेंशन मत ले तू। तो कहता ठीक है ना सर, अब मैं 1 जनवरी 2018 को आऊंगा। अब ये आया मेरे पास 1 जनवरी 2018 को और कहता है मदान सर पैसे दे दो, वो जो 1 लाख रुपए उधार थे अब दे दो, अब आप चुपचाप। मैंने कहा आप कौन हो भाई साहब? कहता अरे ऐसा मत करो सर, मैं आपने मेरे पैसे देने थे। मैंने कहा कौन हो तुम? कौन? मैं नहीं जानता आपको, चलो। अब ये गुस्सा आ गया इसको, अमन को। अमन कोर्ट चला गया 18 में। तो कोर्ट ने कहा अमन बेटे 3 साल से झक मरा रहा था, 3 साल से कर क्या रहा था तू? अभी तेरे को मदान से मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि 3 साल पूरे हो गए ड्यू डेट से। ड्यू डेट से 3 साल के बाद, ड्यू डेट से 3 साल के अंदर अंदर ना तो आपने डेट को रिकवर करने के लिए कोई एक्शन लिया, ना ही रिकवर किया,
तो 3 साल के बाद टाइम बार्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? टाइम बार्ड। और टाइम बार्ड डेप्ट इज नॉट रिकवरेबल। ये दिखाइए सर इनको। अगर ड्यू डेट से 3 साल तक, ये पोर्शन दिखाइए, मेरे को रहने दीजिए, ये पोर्शन दिखा दीजिए। ड्यू डेट से 3 साल तक ना तो आपने अमाउंट रिकवर किया, ना ही अमाउंट को रिकवर करने के लिए कोई एक्शन लिया, तो अमन बेटे तुम्हें क्या मिलेगा कोर्ट से जाके? बाबा जी का टुल्लू, यानी कि कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब मैं लायबल नहीं हूं पे करने के लिए। क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू इंडियन लिमिटेशन एक्ट। ये बात कहां लिखी गई है? इंडियन लिमिटेशन एक्ट में। कोई आपसे एग्जाम में यदि पूछे कि टाइम बार्ड डेप्ट किस एक्ट में डिफाइन है, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बोलोगे, आप बोलोगे इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। उसके अलावा टाइम बार्ड डेप्ट कब हो जाती है? टाइम बार्ड डेप्ट हो जाती है ड्यू डेट से 3 साल के बाद। अगर ड्यू डेट से 3 साल तक ना तो इसने पैसे रिकवर किए, ना पैसे की रिकवरी के लिए कोई एक्शन लिया, तो डेप्ट हो जाएगी टाइम बार्ड। एंड माइंड इट माय डियर फ्रेंड्स, ए टाइम बार्ड डेप्ट इज नॉट रिकवरेबल। ए टाइम बार्ड डेप्ट इज नॉट रिकवरेबल। ए टाइम बार्ड डेप्ट इज नॉट रिकवरेबल। टाइम बार्ड डेप्ट को रिकवर नहीं किया जा सकता। तो इंडियन लिमिटेशन एक्ट कहता है ए डेप्ट इज सेड टू बी टाइम बार्ड। एक डेप्ट को टाइम बार्ड माना जाएगा ऑन एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स। ऑन एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट, if the amount has not been recovered and also no action has been taken for the recovery of the amount. That's the point. And a time bar debt is not recoverable. एक time bar debt को recover नहीं किया जा सकता. That's the point. Done it everyone? लेकिन सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए. ड्यू डेट से 3 साल के बाद कह रहा हूं, फाइनल पेमेंट की डेट से 3 साल के बाद. लेकिन अमन भी बड़ा चालाक निकला, चालू निकला. इसने क्या किया? इसने 3 साल खत्म होने से पहले ही मेरे ऊपर केस डाल दिया, कोर्ट में केस डाल दिया. अब मेरे से पैसे मांगने आया, कहता मदान सर मेरे पैसे दे दो. मैंने कहा मैं नहीं देता. तो अब ये कोर्ट में इसने 3 साल के अंदर अंदर केस डाल दिया. अब फैसला, आपको पता है कोर्ट में केस चला गया, और जब कोर्ट में केस चला गया तो कोर्ट में क्या मिलती है जाते हो तो तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा. और जब अमन को इंसाफ मिला तो पता चला इसके 2 सबसेक्शन साथ में चल रहे थे, छोटे छोटे. इतना टाइम हो गया, लेकिन इसको पैसे मिलेंगे, चाहे 10 साल बाद कोर्ट का फैसला आए, चाहे 20 साल बाद कोर्ट का फैसला आए, इंसाफ होगा. अभी हम जिंदा है, यानी कि अमन के पैसे मिलेंगे और जरूर मिलेंगे, ध्यान रखना. लेकिन 3 साल तक अगर अमाउंट रिकवर नहीं किया और ना ही रिकवरी के लिए कोई एक्शन लिया, तो डेप्ट क्या हो जाती है? टाइम बार्ड. एंड द टाइम बार्ड डेप्ट इज नॉट रिकवरेबल. टाइम बार्ड डेप्ट को रिकवर नहीं किया जा सकता एज पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963. यू गॉट दिस पॉइंट एवरीवन? बेटा लास्ट डेट के बाद कह रहा हूं, सुभाष नगर वालों, लास्ट डेट के बाद. चलिए आगे बढ़ते हुए. अनएनफोर्सेबल आंसर आएगा. ए वर्बल प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेप्ट इज अनएनफोर्सेबल. वो बाद में पढ़ाऊंगा आपको मैं. क्वेश्चन है मेरे पास ये. चलो बेटे ये पार्ट भी हो गया. अब आते हैं इल्लीगल. फटाफट आ जाओ, बस टाइम नहीं है बेटे आपके पास, टाइम बड़ा कम है. इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर पूरा करना है आपने बढ़िया से. इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट बस ये हो गया तो फिर तो स्पीड आ जाएगी जल्दी से. इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट. आओ बेटे प्यारे प्यारे बच्चों, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते हैं. एक कॉन्ट्रैक्ट, वैसे इसको एग्रीमेंट बोलना चाहिए, एग्रीमेंट भी बोल सकते हो, लेकिन लॉ ने, आपके इंस्टीट्यूट ने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर दिया. तो कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. लॉ ने मना किया. मैं जो डेफिनेशन लिखवा रहा हूं वो याद करनी है आपने. एन एग्रीमेंट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. जो बुक में दे रखी है वो याद नहीं करनी, जो मैं लिखवा रहा हूं वो याद करनी है. बेटा ड्यू डेट से, जिस दिन फाइनल पेमेंट की डेट है उसके बाद, द्वारका वालों ड्यू डेट, फाइनल डेट ऑफ पेमेंट के बाद 3 साल कह रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिए. फाइनल पेमेंट की डेट के बाद 3 साल कह रहा हूं.
ये कह रहे हैं अगर 3 साल से ज्यादा का एग्रीमेंट हो तो, मान ले 5 साल का एग्रीमेंट है, तो 5 साल जब खत्म होंगे उसके बाद 3 साल कह रहा हूं मैं तेरे को, ड्यू डेट उसके बाद 3 साल तक पैसे नहीं लिए, ना रिकवरी के लिए एक्शन लिया, तो टाइम बाद होगा। अब एग्रीमेंट ही 5 साल का, तो 5 साल चलेगा ना, 5 साल के बाद पैसे लेगा ना फिर तू। अगर 5 साल के लिए तेरे को उधार दिया तो 5 साल जब खत्म होंगे तब तो ड्यू डेट आएगी, उसके बाद 3 साल के अंदर अंदर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है। एन एग्रीमेंट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और पनिशेबल अंडर एनी लॉ, पनिशेबल अंडर एनी लॉ। एन एग्रीमेंट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और पनिशेबल अंडर एनी लॉ इज एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट या इलीगल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कह लो एग्रीमेंट कह लो, यहां कोई फर्क नहीं है। एन एग्रीमेंट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ ने रोक लगा रखी है, ऐसा काम नहीं करना है। एन एग्रीमेंट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ ने रोक लगा रखी है, और पनिशेबल अंडर एनी लॉ, अगर आप काम करोगे तो फिर जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। खेलते थे ना बचपन में पोषण पा भाई पोषण पा, है ना भाई, लाल किले में क्या हुआ। तो आप ध्यान रखना, इलीगल काम करोगे, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ध्यान रखना। तो इलीगल क्या होता है, जिसपे लॉ ने रोक लगाई हुई है, प्रोहिबिटेड मतलब रोक लगाना, और पनिशेबल अंडर एनी लॉ, दंडनीय कार्यवाही की जाएगी यदि आप ऐसा एग्रीमेंट करते हो तो। यदि आप इलीगल काम करते हो तो दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। एग्जाम्पल, एग्रीमेंट टू कमिट मर्डर, एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम। फिर सुपारी कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कहते हैं ना तुमने मेरे नाम की सुपारी दी है तो मैंने तुम्हारे नाम का पान खाया है, तुमने मेरे नाम की सुपारी ली है तो मैंने तुम्हारे नाम का पान खाया है। सुपारी कॉन्ट्रैक्ट, सुपारी देते हैं ना किसी की, हां जी। एग्रीमेंट टू पब्लिश डिफामेटरी स्टेटमेंट, किसी के झूठे स्टेटमेंट छापना, एग्रीमेंट टू पब्लिश डिफामेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट एनी पर्सन। डिफामेटरी स्टेटमेंट्स, मैं ना तुम्हारे अगेंस्ट अखबार में उल्टी सीधी बातें छपवा दूंगा, तुम्हारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाए। ऐसे एग्रीमेंट अगर किसी से करोगे, किसी से छपाने के, तो क्या होगा, किसी की रेपुटेशन खराब करने के लिए डिफामेटरी स्टेटमेंट, ये भी इलीगल है। फिर एग्रीमेंट टू डू स्मगलिंग बिजनेस, सर कमाई वाले तो सारे काम आप रोक के जा रहे हो, पता नहीं हम कैसे कमाई करेंगे लाइफ में। कमाई तो हो जाएगी लेकिन पिटाई भी हो जाएगी, ध्यान रखना। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं, एग्रीमेंट टू डू स्मगलिंग बिजनेस। सारे तो कमाई के कामों पे आपने रोक लगा दी। अब पता है कितनी मुश्किल से कमाई करनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे काम एक झटके में पैसे, है ना, वो तो सारे काम रोक दिया आपने। बेटा एक झटके में पैसे तो आ जाते हैं, पर फिर उसके बाद कितने झटके लगते हैं पता है, बहुत पिटाई होगी पुलिस वालों के हाथ से। अब बताओ, इलीगल एग्रीमेंट में कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, बताइए। इलीगल एग्रीमेंट के केस में कोर्ट में जा सकते हैं नहीं जा सकते, बताइए। वेदर वन पर्सन कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ और नॉट। कोर्ट में जा सकते हो कि सर मैंने ड्रग्स बेची थी, मेरे को पैसे नहीं दे रहा, जा सकते हो कोर्ट में? नो, सब लोग कहते हैं नहीं जा सकते। अगर कोर्ट में नहीं जा सकते तो बताइए एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड या वैलिड? सारे इलीगल एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड या वैलिड, बताइए बताइए। वेरी गुड आंसर, वॉइड। वेरी वेरी गुड, क्या बात है, छा गए भैया सारे बच्चे, बस आ गया लो आपको अब तो। अब मैं इसे हटा रहा हूं और एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। ये तो आपने कर लिया, अब इसे हटा के मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं और बताना वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर void, but all void agreements are not necessarily illegal. Not necessarily illegal. बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है?
ट्रू स्टेटमेंट, क्या बात है, डिफॉर्मेटरी मतलब झूठे गलत स्टेटमेंट देना किसी के अगेंस्ट, किसी की रेपुटेशन खराब करने के लिए, किसी की रेपुटेशन खराब करने के लिए गलत स्टेटमेंट देना, झूठे स्टेटमेंट देना। नोट कीजिए जरा ध्यान से, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट्स मानहानिकारक निंदात्मक टिप्पणी करना, किसी के ऊपर निंदात्मक टिप्पणी करना, कुछ गलत गलत बयानबाजी करना किसी के अगेंस्ट, तो वो भी क्या होगा, उसके लिए एग्रीमेंट करना कि इसको छपवा दो इसके अगेंस्ट, तो वो क्या होगा, वो भी इलीगल है। ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल। कैसे कैसे? देखो भैया, जो एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम, एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम, ठीक है भैया, ये इलीगल भी है और इलीगल होने की वजह से वॉइड भी है। ये इलीगल भी है पर इलीगल होने की वजह से वॉइड भी है। सुपारी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जाम्पल नंबर 2, सुपारी कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है और इलीगल होने की वजह से वॉइड है। थर्ड, एग्रीमेंट टू सेल नारकोटिक्स, ड्रग्स, नारकोटिक्स होते हैं नशीले पदार्थ, ड्रग्स, चरस, अफीम, गांजा, भांजा एंड ऑल दीज। एग्रीमेंट टू सेल नारकोटिक्स, ड्रग्स, अफीम, चरस, और उसके अलावा क्या होता है भैया, ब्रांड हीरोइन, सर जी हीरोइन, है ना। और एक कहता है ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर, एक बच्चा कहता सर मैं तो रोज चाय में मिला के पीता हूं शुगर। मैंने कहा बेटा शुगर नहीं है, ये ब्राउन शुगर है। कहता क्या हो गया सर, इसको तवे पे सेक लो ब्राउन हो जाती है, ब्राउन शुगर। मैंने कहा नहीं बेटे, ब्राउन शुगर नहीं यूज कर रही, शुगर तो यूज कर सकते हो चाय में, ये नहीं कि ब्राउन शुगर डाल के 2 चम्मच रोज पी रहे हो, फिर तो झूमते रह जाओगे। यानी कि ध्यान रखना, शुगर अलग चीज है, ब्राउन शुगर अलग चीज है। ब्राउन शुगर इज ए ड्रग्स। तो ये क्या है, इलीगल है, इलीगल है, नारकोटिक्स एक्ट के अगेंस्ट उसमें आ जाएगा, और वॉइड, इलीगल होने की वजह से वॉइड है। अब 4th पॉइंट बताते हैं, एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। बताइए क्या ये इलीगल है? एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, क्या ये इलीगल है, यस और नो? बिल्कुल सही बात है द्वारका वालों, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ऑल्सो इलीगल, बिल्कुल सही बात है। अब ये एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, इट इज वॉइड बट नॉट इलीगल। ऐसे ही एग्रीमेंट विद इनकम्पिटेंट पर्सन, एग्रीमेंट विद इनकम्पिटेंट पर्सन, वॉइड तो है बट नॉट इलीगल, वर्ड तो है बट नॉट इलीगल। एग्जाम्पल नंबर 6, अनसर्टेन एग्रीमेंट्स, अनसर्टेन एग्रीमेंट जिनका मीनिंग सर्टेन ना हो, तो वो वॉइड तो है बट नॉट इलीगल। वॉइड तो है मेरे दोस्तों बट नॉट इलीगल, यानी कि सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं पर सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते। वॉइड इज द फादर ऑफ इलीगल, इलीगल तो बच्चा है, और भी कई सारे बच्चे हैं वॉइड के, यानी कि सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं पर सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते, गैर कानूनी नहीं होते। ओके ओके, डन डन, यस यस यस, आंसर दीजिए फटाफट, ओके ओके करिए, फिर आगे चले। नोट करके प्यारा प्यारा ओके करिए। सुभाष नगर ओके है, सीआर पार्क ओके है, डन डना डन डन, वेरी वेरी गुड। लखनऊ ओके, नॉर्थ कैंपस ओके, देहरादून ओके, डन डना डन डन, हाजरा कोलकाता ओके, फरीदाबाद ओके, यमुनानगर ओके, सारे सेंटर ओके। चलो चलो चलो, उत्तम नगर भी ओके, वेरी गुड। तो बेटे आपको समझ में आ गया कि सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं बट सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते। क्या बात है, थैंक गॉड। ये इन्फोर्सेबिलिटी वाला बाय लॉ वाला क्लियर हो गया ना, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब तो पढ़ो और पैक करो बस, अब क्या रह गया। अब तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। अरे भैया क्रिएशन के आधार पे तो पढ़ा दिया था। कहां पढ़ाया सर जी? बिल्कुल पढ़ाया। देखिए अब आप बताओगे अपने आप, बिना बताए, बिना देखे बताओगे, नोट भी करते रहो और फटाफट बिना देखे बताना है। जो देख के बताएगा पार चढ़ेगा, देख के नहीं बताना, अपने आप बताना है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जवाब दीजिए। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जवाब दीजिए। सभी लोग सुंदर विहार वालों आंसर दीजिए, शाबाश, फटाफट आंसर दीजिए। और एक और मैं बता दूंगा, इसके अंदर एक और क्लासिफिकेशन आ गया, ई कॉन्ट्रैक्ट। आई एम लविंग इट। ई कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही प्यारा प्यारा कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा प्यारा प्यारा गाना गाएंगे हम इसमें। हाँ जी, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड। विच आर मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, ओरल और रिटन। इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कर रखा है मैंने। जो बोलकर या लिखकर किए जाते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बताइए, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बताइए कौन से होते हैं? कम ऑन एवरीवन, फास्ट आंसर, क्विक आंसर। ना टाइप मत बताओ, पहले बताओ होते कौन से हैं, टाइप बाद में बता देना। ई कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने पूछा ही नहीं, अपने आप वेले, यमुनानगर वालों वेले, अभी तो पूछा ही नहीं मैंने। ओरल और रिटन तो एक्सप्रेस होते हैं, बोलकर और लिखकर किए गए तो एक्सप्रेस है। इंप्लाइड में टाइप मत बताओ, निकम्मो टाइप मत बताओ, पहले मीनिंग बताओ इंप्लाइड कौन से होते हैं। मीनिंग बताते नहीं हो, टाइप बताने लग रहे हो। ये हुई ना बात जयपुर लाल कोठी वालों। विच आर मेड अदरवाइज देन, विच आर मेड अदरवाइज देन बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, जो बिना बोले और बिना लिखे किए गए, वर्ड स्पोकन और रिटन। विच आर मेड अदरवाइज देन बाय, वेरी गुड, वर्ड स्पोकन और रिटन। अब इसके दो प्रकार बताइए, जल्दी जल्दी, शाबाश बेटे। बार बार टाइप करोगे तो द्वारका वालों आपका क्यूआरएस ब्लॉक कर दिया जाएगा। द्वारका वालों इतनी बार टाइप करोगे तो क्यूआरएस ब्लॉक कर दिया जाएगा आपका, ऐसे ना करें आप। हां जी, मैं पढ़ूंगा ही नहीं फिर आपका आंसर, देख लो ऐसे करोगे तो। टैसिट और क्वासी, मासी नहीं क्वासी, आ जाओ बेटे। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड। और दूसरा क्या है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है? पहले बताओ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। अब आगे नहीं लिख रहा मैं, बहुत हो गया, पढ़ा दिया था ये। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विच आर इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। इन्फर्ड मतलब अराइज, विच इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। गिव मी आंसर फटाफट। इंप्लाइड बाय एक्शन, वेरी गुड, शॉर्ट में आंसर आता है इंप्लाइड बाय एक्शन। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इंप्लाइड बाय एक्शन। एक्शन में आ जाओ, फटाफट एग्जांपल दो। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विच अराइज, विच आर इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, विच आर इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी, विच अराइज फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी एंड दैट आर इंप्लाइड बाय एक्शन। हां जी, वेरी गुड। विड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम, एटीएम से कैश निकलवाना, वेरी गुड। और क्या बताया था? ऑक्शन सेल, फॉल ऑफ हैमर के जरिए ऑक्शन सेल, टन 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 ऑक्शन सेल की जाती है ना, याद रखिएगा, फॉल ऑफ हैमर से ऑक्शन सेल। एंटरिंग इनटू ए बस, वेरी गुड, मतलब बस से सफर करने का भी आ गया, इंप्लाइड में आ गया। तो इंप्लाइड बाय एक्शन में कौन कौन से आ गए? ऑब्टेनिंग कैश थ्रू एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि एटीएम से कैश निकलवाना इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। उसके अंदर बोला नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, उनसे कोई एग्रीमेंट नहीं किया जाता। मशीन से कहोगे तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने तुझे देखूं या कॉन्ट्रैक्ट करूं, ऐसा नहीं चलेगा। मशीन में जाते हो, मशीन से कहते हो सुन मैं ना कार्ड लगाऊंगा तेरे को, चुपचाप पैसे दे दियो, फिर थोड़े से बटन प्रेस करूंगा जो मुझे करने है ना, और चुपचाप पैसे निकाल के दे दियो। करेगी? ऐसे बात करोगे तो लोग कहेंगे इसको भेजो जरा पागल खाने। ध्यान रखना, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोला नहीं जाता, मशीन से थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट तो बैंक से हो रहा है, जो बिना बोले बिना लिखे किया गया, बाय एक्शन, वेरी गुड। और इसके एग्जांपल आपने दे ही दिया। अब आता है इंप्लाइड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड बाय लॉ, इंप्लाइड बाय लॉ, ठीक है जी। इसका एग्जांपल आ गया,
इसका एग्जाम्पल क्या था टैसिट का? टैसिट के एग्जाम्पल में पहला था ऑब्टेनिंग कैश, टैसिट के एग्जाम्पल में पहला था ऑब्टेनिंग कैश थ्रू एटीएम, दूसरा सेल बाय फॉल ऑफ हैमर एट एन ऑक्शन सेल, तीसरा बस वाला एंटरिंग इनटू ए बस और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किए नहीं जाते, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स टू रिटर्न द गुड्स टू द ओरिजिनल ओनर, responsibility of finder of goods to return the goods to the original owner, and quasi contract are based on doctrine of unjust enrichment. Quasi contract are based on doctrine of unjust enrichment. Doctrine का मतलब होता है बेटे रूल, अनजस्ट का मतलब होता है बेटे अन्यायिक, इनरिचमेंट का मतलब होता है धनी होना। किसी एक के खर्चे पे किसी दूसरे को अन्यायिक तरीके से धनी होने नहीं दिया जाएगा। Nobody should be allowed to become rich at the expense of another. ध्यान रखना, वो कहते हैं ना, भगवान करे हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो कि काम तुम करो और सैलरी मेरी हो। ऐसा काम नहीं चलेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। तो किसी एक के खर्चे पर किसी दूसरे को धनी होने नहीं दिया जाएगा। Nobody should be allowed to become rich at the expense of another। पढ़ा दिया था, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे बेटे, वो कहते हैं ना, चक दे फटे नप दे गिल्ली, सवेर जलंधर शाम न दिल्ली। अब दिल्ली पहुंच गए हैं फटाफट आगे बढ़ते हुए। इंप्लाइड इज द फादर ऑफ टैसिट। ये देखो ना, ये पापा जी हैं, इनके दो बच्चे हैं बेटे। कह रहे हैं इंप्लाइड और टैसिट में क्या अंतर है? इंप्लाइड के अंदर ही तो ये दोनों आते हैं। चलो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज इंप्लाइड बाय लॉ वेयर द ऑब्लिगेशन इज इम्पोज बाय लॉ। लॉ कहता है आपको जिम्मेदारी देता है, कोई फॉर्मली आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। द ऑब्लिगेशन इज इम्पोज बाय लॉ, लॉ आपको जिम्मेदारी देता है। इज इट डन एवरीवन? इज देयर एनी क्वेरी यू कैन आस्क? अदरवाइज प्यारा ओके, कोई भी क्वेरी आप भेजिए। सीआर पार्क ओके है, देहरादून ओके है, यमुनानगर सारे सेंटर ओके, डन। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। क्वेरी कहां से आएगी? इतने प्यारे कॉन्सेप्ट है, नन्हे कॉन्सेप्ट है। अब क्या रह गया? ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहते हैं? ई कॉन्ट्रैक्ट बताइए, ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर्ड इनटू थ्रू, बताइए, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर्ड इनटू थ्रू इंटरनेट। क्या बात है, तुझसे मैं कॉन्ट्रैक्ट करने की खातिर इंटरनेट लगवाऊंगा रे, है ना भाई? तुझसे मैं कॉन्ट्रैक्ट करने की खातिर इंटरनेट लगवाऊंगा रे, ढिंका चिका। गाने सारे बने हुए हैं, सलमान खान ने भी सीपीटी करके छोड़ दिया और गाने बना लिए बढ़िया। ध्यान रखना, जिनसे सीए नहीं होती वो फिल्म मेकर बन जाते कई बार, है ना? तो उससे मैं कॉन्ट्रैक्ट करने की खातिर इंटरनेट लगवाऊंगा रे। अब कॉन्ट्रैक्ट की जगह चैटिंग बोलना पड़ा, क्योंकि हमारा कॉपीराइट तो ले नहीं सकता। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाएंगे, इंटरनेट के थ्रू किए जाएंगे, क्या कहलाएंगे? ई कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट आता है बेटे। अब जरा पढ़ लो जरा ध्यान से, समय भी हमारे पास कम होता है, लेकिन चिंता ना करें, बस 2 ही तो टॉपिक रह गए। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब है काम हो चुका है या काम होना है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, मैं इसको इस तरीके से लेके चलता हूं, 2 ही लेके चलोगे। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, लिख लो मेरे साथ बेटा, लिख लो। एग्जीक्यूशन मतलब कंप्लीशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब कंप्लीशन। क्या होगा एग्जीक्यूशन का मतलब? लिख लो, कंप्लीशन। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, काम हो चुका है या होना बाकी है। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ऑब्लिगेशन हो चुका है, कंसीडरेशन हो चुका है या होना बाकी है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। प्यार से पढ़ो, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटे। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ए कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन कंप्लीटेड,
A contract which has been completed. A contract which has been completed. सीआर पार्क वालों, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट हो गया हो, ए कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन कंप्लीटेड, दैट इज वेयर बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड, वेयर बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस, देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस, where both the parties have fulfilled their respective obligation. जहां दोनों पार्टी ने अपना रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया हो, आराम से मार खाओगे सुंदर विहार वालों, पिटाई लग जाएगी, आराम से बैठो, निकम में इतनी मस्त क्लास चल रही है, हाउ थिंक यू अबाउट दैट. ए कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन कंप्लीटेड, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसे कंप्लीट कर दिया गया हो, जहां दोनों पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया हो, क्या माना जाएगा? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. जैसे A agrees to sell his car to B for rupees 1 lakh. A delivers the car and B pays the price. A delivers the car, B pays the price, and B pays the price, comma, the contract is said to be executed. हो गया complete. The contract is said to be executed. A agrees to sell his car to B for rupees 1 lakh. A ने एग्री किया कि मैं अपनी कार तुम्हें 1 लाख रुपए की बेचूंगा. तो A ने क्या किया? A agrees to sell his car to B फॉर रुपीज 1 लाख. ए ने एग्री किया मैं अपनी कार आपको 1 लाख रुपए की बेचूंगा. तो क्या कहते हैं? ए डिलीवर द कार एंड बी पे द प्राइस. जब ए ने कार डिलीवर कर दी, बी ने प्राइस पे कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी स्वाहा. द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी स्वाहा. स्वाहा मतलब कम टू एन एंड, यानी कि द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड. कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया नहीं हो गया? अब इधर देखिए एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. A contract which is to be performed in future, which is to be performed in future. चलो भाई, सुंदर विहार वाले बड़ी देर से ब्रेक लिख रहे हैं, तो सुंदर विहार वालों, आपकी बात को मैंने मान लिया, सुन लिया, बस अगले 15 मिनट के बाद आपको ब्रेक देने वाला हूं मैं. खुश? अब तो खुश हो? बेकार में टेंशन लेते रहते हैं. 15 मिनट के बाद आपको पक्के वाला ब्रेक दूंगा, चिंता ही ना करो. आपकी बात मैंने सुन ली, अब तो ठीक है. चलो, हाँ जी. एक कॉन्ट्रैक्ट विच इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसे फ्यूचर में परफॉर्म किया जाएगा, दैट इज वेयर द ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, where the obligation is pending on the part of parties to the contract. जब पार्टीज के पार्ट में ऑब्लिगेशन पेंडिंग हो, where obligation is pending on the part of parties to the contract. Example, A promises to sell A promises to deliver 100 bags of wheat to B for a certain price. A promises to deliver 100 bags of wheat to B for a certain price, and B promises to pay the price on delivery. B promises to pay the price on delivery, comma, this is a contract which consists of reciprocal promises, which consist of reciprocal promises
This is a contract which consists of reciprocal promises, and it is to be performed. It is to be performed in future. Hence, it is an executory contract. Hence, it is an executory contract. Hence, it is an executory contract. क्या माना जाएगा? Executory contract. थैंक यू सीआर पार्क वालों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मजा आ रहा है मुझे भी बहुत ज्यादा। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन कंप्लीटेड। आपने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, मैंने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड, स्वाहा। और दूसरा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट विच कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ए ने भी वादा किया और बी ने भी वादा किया, और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। दोनों की तरफ से प्रॉमिस है, ए ने भी प्रॉमिस किया और बी ने भी प्रॉमिस किया। ए को भी अभी अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना है, बी को भी अभी अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना है। द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटरी which is to be performed in future, which is to be performed in future. A contract which is to be performed in future is called executory contract, where the obligation is pending on the part of parties to the contract. Okay, done, yes, आंसर कीजिए फटाफट नोट करने के बाद जल्दी से। Yes, please give me answer on the QRS, please. नई प्रॉमिस पूरा करती तो कोर्ट में जाके केस डालो ना, किसने मना किया? देहरादून वालों। हाँ जी, चलो, शाबाश, वेरी गुड, डन। अरे भाई जल्दी करो ना जयपुर सौदाला वालों। पिंक सिटी स्लो हो गई है, हाथी पे बैठ बैठ के लिखते हैं ना, इतनी स्लो हो जाते हैं ये। जल्दी किया करो जयपुर सौदाला वालों। देखो ये तुम्हारे सुभाष नगर वाले भी कर लेते हैं, लाल कोठी वाले भी कर लेते हैं, जल्दी किया करो, शाबाश। चलो, बस बहुत हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटे। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी वाइज क्लासिफिकेशन, बस पार्टी वाइज क्लासिफिकेशन और पढ़िए। अब जरा आइए मेरे साथ, अगला आता है अब आपका पार्टी वाइज क्लासिफिकेशन। समय की सीमा को देखते हुए बड़े ध्यान से चलना है। पार्टी वाइज क्लासिफिकेशन, समय का ध्यान रखते हुए चलना है बेटे। पार्टी वाइज क्लासिफिकेशन, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होगा, यूनिलेटरल, बाइलेटरल। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। Where obligation is pending on the part of one of the party to the contract. Where obligation is pending on the part of one of the party to the contract. जहां ऑब्लिगेशन एक पार्टी के पार्ट पे पेंडिंग है। एग्जाम्पल, responsibility of vendor of goods, to return the goods to original owner। एक ही पार्टी की जिम्मेदारी है। तो क्या कहते हैं, जहां ऑब्लिगेशन एक पार्टी के पार्ट पे पेंडिंग है वहां पे क्या माना जाएगा? यूनिलेटरल। और बाइलेटरल, वेयर ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर जो एग्जांपल आएगा सेम एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वाला। एग्जीक्यूटरी में जो एग्जांपल दिया था पढ़ लीजिए।
सेम एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वाला। आप लिखिए, मैं होले होले समझाता हूं, प्यार से समझाता हूं, बिल्कुल प्यार से। बेटे, यदि ऑब्लिगेशन, दायित्व, जिम्मेदारी एक पार्टी के पार्ट पे पेंडिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? यूनिलेटरल। क्या कहलाता है? यूनिलेटरल। यानी कि आपको अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना है, मुझे नहीं करना। भाई आपको मेरा पर्स मिल गया, अब लौटाने की जिम्मेदारी आपकी है ना, मेरी थोड़ी है। एक ही पार्टी की जिम्मेदारी है ना। जब ऑब्लिगेशन एक पार्टी के पार्ट पे पेंडिंग हो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है यूनिलेटरल। जब ऑब्लिगेशन एक पार्टी के पार्ट पे पेंडिंग हो वो क्या कहलाता है? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और जब ऑब्लिगेशन दोनों पार्टी के पार्ट पे पेंडिंग हो तो क्या कहलाएगा? बाइलेटरल। बाइलेटरल का एग्जांपल आपको पिछले केस में दे दिया था। सेम कई जगह पे सेम चलता है बेटे, लेकिन बाइलेटरल में क्या होता है? पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। जैसे आपने आधा काम कर दिया, हमने आधा पेमेंट कर दिया। जैसे मान लो हमने फ्लोर बनाने को दिए, द्वारका वालों हमने फ्लोर बनाने को दिए, हमने कहा एक एक फ्लोर बनाता जा, 1-1 करोड़ लेता जा। अब बिल्डर ने क्या किया? 2 फ्लोर बना लिए और हम उसको 2 करोड़ दे चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट 4 करोड़ का है और 4 फ्लोर का है। तो ये क्या है? पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी, लेकिन है तो बाइलेटरल, दोनों के पार्ट पे ऑब्लिगेशन पेंडिंग है। वैसे सारे एग्जीक्यूटरी जो रहेंगे वो बाइलेटरल रहेंगे, लेकिन पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं बाइलेटरल। आधा आधा काम हो गया, आधा आधा रह गया। मान लो आपने आधी फीस दे दी, हमने आधा पढ़ा दिया, आपने बाकी फीस देनी है, हमने भी पढ़ाना है तो बाइलेटरल। ऑब्लिगेशन तो दोनों के पार्ट पे पेंडिंग है ना भैया, क्या नहीं है? समझ में आती बात? यानी कि हमने एक बिल्डर को 4 फ्लोर बनाने को दिए। हमने कहा 4 फ्लोर बना ले, हर फ्लोर पे 1 करोड़ रुपया देंगे। उसमें 2 फ्लोर बना चुके हैं और 2 करोड़ रुपया हम उसको पे कर चुके हैं। 3rd फ्लोर वो बना रहा है और 3 करोड़ का तीसरा मतलब बाकी 1 करोड़, 2 करोड़ हमने देने बाकी है, 2 फ्लोर उसके बनाने बाकी है ये काम कैसा? पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी, लेकिन बाइलेटरल तो है, दोनों पार्ट के पार्ट पे ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, दोनों पार्टी के पार्ट पे। ठीक है भैया? चलो, जवाब हर क्वेश्चन का है, जो मर्जी क्वेश्चन पूछो, चिंता ही मत करो, लेकिन लॉ से रिलेटेड जनरल नॉलेज मत पूछने बैठ जाना कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बेटे का क्या नाम है। ऐसे क्वेश्चन का जवाब नहीं है मेरे पास। हाँ जी जनरल नॉलेज का जवाब नहीं है, लॉ वाले क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब ये भी हो गया इंग्लिश लॉ क्लासिफिकेशन। अरे बच्चों, आपको पता है अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, ये कहावत अब पुरानी हो गई, अब नई कहावत आई है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी लॉ क्लासिफिकेशन छोड़ गए। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास एंड देयर आफ्टर एवरीथिंग वुड बी पैकअप। मजा आ जाएगा। हेडिंग डालिए इंग्लिश लॉ क्लासिफिकेशन, अंग्रेजी लॉ क्लासिफिकेशन, लास्ट टॉपिक। क्या बात है? इसके बाद तो होमवर्क मिलेगा खूब सारा। याद रखना, मैं साइड में लिख रहा हूं होमवर्क। ये देखो, होमवर्क अभी दूंगा आपको इंग्लिश लॉ क्लासिफिकेशन पढ़ाने के बाद। होमवर्क लेके जाना है, बिना होमवर्क के नहीं रहना। अब तो मेहनत करने का समय आ गया बेटे, आ जाओ बेटे। अंग्रेजी लॉ क्लासिफिकेशन लॉ ऑफ इंग्लैंड वाले क्लासिफिकेशन है। हाँ, अंग्रेजी बीटते क्लासिफिकेशन है, बिल्कुल सही बात है। आइए, एक है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, एक होते हैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स जो डे टू डे बेसिस पे ओरल और रिटर्न में किए जाते हैं, डे टू डे बेसिस पे किए जाते हैं, रोजमर्रा बेसिस पे ओरल और रिटर्न। किस चीज के बदले किए जाते हैं? फॉर ए कंसीडरेशन। जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं साधारण कॉन्ट्रैक्ट, जो डे टू डे बेसिस पे ओरली या रिटर्न हम करते हैं। जो डे टू डे बेसिस पे हम ओरली बोलकर या लिखकर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन के बदले, वो क्या होते हैं? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। फिर एक होते हैं बेटे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़े, वो क्या होंगे? फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्ट आ गए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड, जिनके रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड बेटे फिर 2 पार्ट आ गए, जजमेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का फैसला, और दूसरा रिकॉग्नाइजेंस।
रिकॉग्नाइजेंस। कोर्ट का फैसला क्या होता है? इट इज एन ऑब्लिगेशन imposed by the court. It is an obligation imposed by the court upon one or more parties, upon one or more parties in favor of other or others, other or others. Recognizes क्या होता है? It is a written acknowledgement of debt due to state. Written acknowledgement of debt due to state. इसमें एक लाइन और लिखनी पड़ेगी. It is met in connection with criminal proceedings. It is met in connection with. It is met in connection with क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील होता है, इसे स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स बाइंडिंग फोर्स from its form alone, from its form alone। इसमें एग्जांपल आ गया पार्टनरशिप डीड, सेल डीड, गिफ्ट डीड एक्सेट्रा। नोट कीजिए, फिर समझाता हूं और उसके बाद पैक करेंगे। नोट कीजिए, फिर समझाऊंगा, उसके बाद पैक करेंगे। ये सारा नोट करके ओके करिएगा, उसके बाद फिर समझा के फिर पैक करूंगा और उसके बाद होमवर्क दूंगा बढ़िया वाला। पढ़ते रहिए, आगे आगे बढ़ते रहिए। वेरी वेरी गुड। सियालदा कोलकाता वालों, जम के मेहनत करनी है और चमक के नंबर आने चाहिए। ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिए, बढ़िया बढ़िया मेहनत करते रहिए। कंपटीशन पूरे हिंदुस्तान लेवल पे है, ये मत भूल जाना। लाल कोठी में भी देखो जरा, बच्चे जम के पढ़ाई कर रहे हैं। नॉर्थ कैंपस में भी जम के पढ़ाई कर रहे हैं। सारी जगह पे बच्चे लगे हुए हैं। जयपुर सुभाष नगर में भी पढ़ रहे हैं बच्चे, बैठ के देख रहा हूं मैं। भुवनेश्वर के अंदर भी जबरदस्त कंपटीशन है भैया। फरीदाबाद में देखो, क्या बात है, कलर टी शर्ट्स पहन के पढ़ रहे हैं बच्चे, फ्रंट सीट पे बैठ के फरीदाबाद में। येलो येलो, ब्लैक ब्लैक, ग्रीन ग्रीन, फरीदाबाद, क्या बात है। हाँ जी चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। हाँ, सुंदर विहार भी है भाई, सुंदर विहार भी है। चलो चलो बेटे, अब मैं समझाना शुरू करता हूं। नहीं नोट किया तो ना सही, बाद में कर लेना, पहले समझना शुरू करो। साथ साथ कर लेना, दिखाऊंगा, हटाऊंगा नहीं। बेटे अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी लॉ क्लासिफिकेशन छोड़ गए। अरे इधर दिखाइए जी, ऊपर करके। हाँ बस, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी लॉ क्लासिफिकेशन छोड़ गए। कहते हम न रहेंगे, तुम न रहोगे, रह जाएंगी निशानियां। हम जाते जाते अपनी निशानियां छोड़ के जाएंगे। तो हमने कहा अंग्रेजों निकल जाओ यहां से। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, खदेड़ डाला हमने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से। लेकिन अच्छी चीज तो दुश्मन से भी मिले तो ले लेनी चाहिए। लॉ तो हमने रख ही लिए, और लॉ रख लिए। कहते जब हमारे लॉ रख लिए तो ये लो हमारा अंग्रेजी लॉ क्लासिफिकेशन भी संभालो। हमने कहा बेटे चिंता ना कर, हम ये भी संभाल लेंगे, हमारे बच्चे इतने होशियार है, तुझे भी पढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, दे जा। हमने इंग्लिश लॉ क्लासिफिकेशन उठा लिया वहां से। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो डे टू डे बेसिस पे किए जाएंगे। किस चीज के बदले? कंसीडरेशन के बदले। किस चीज के बदले? कंसीडरेशन के बदले, ओरल या रिटन। जो रोजमर्रा बेसिस पे करते हैं, जो रोजमर्रा बेसिस पे करते हैं, किसके आधार पे? कंसीडरेशन के बदले। विच आर एंटर्ड इन टू डे बेसिस फॉर ए कंसीडरेशन आर कॉल्ड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब आते हैं असली वाला क्लासिफिकेशन। कर दीजिए नीचे, बस उधर का तो गया, बस यही दिखाना है, खत्म कहानी। बेटे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा गया? इनमें लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी।
फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट आ गया क्योंकि फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड, जिनके रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे। जैसे कोर्ट में जजमेंट लगता है, कोर्ट का फैसला आता है तो उसके रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। कोर्ट का फैसला एक पार्टी के फेवर में आएगा तो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट आएगा। जैसे मान लो जयपुर लाल कोठी वालों ने जयपुर सुभाष नगर वालों पे केस कर दिया, जयपुर लाल कोठी वालों ने जयपुर सुभाष नगर वालों पे केस कर दिया, तो अगर लाल कोठी वालों के फेवर में फैसला आया तो लाल कोठी वालों को क्या मिलेगा? राइट। और जयपुर सुभाष नगर वालों को क्या मिलेगी? ऑब्लिगेशन। और अगर सुभाष नगर वालों के फेवर में फैसला आ गया तो सुभाष नगर वालों को क्या मिलेगा? राइट। और लाल कोठी वालों को क्या मिलेगी? ऑब्लिगेशन। कोर्ट का फैसला बेटे एक पार्टी के फेवर में आता है तो एक पार्टी के अगेंस्ट आता है। कोर्ट का फैसला एक पार्टी के फेवर में आया तो एक पार्टी के अगेंस्ट आएगा। जिस पार्टी के फेवर में आया उसे क्या मिलेगा? राइट, अधिकार। और जिस पार्टी के अगेंस्ट आया उसे क्या मिलेगी? ऑब्लिगेशन, दायित्व। तो जजमेंट ऑफ कोर्ट क्लियर है बेटे? सभी लोग एक आवाज में आंसर देंगे। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट तो वही हो गया, सामान खरीदना, रजिस्टर खरीदना, कॉपी खरीदना, क्लास करना, पानी पूरी खाना, वो सब आ गया। ये क्लियर है? जजमेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का फैसला एक पार्टी के फेवर में आएगा तो दूसरे के अगेंस्ट आएगा। जिसके फेवर में आया है उसे अधिकार मिलेगा और जिसके अगेंस्ट आया है उसे ऑब्लिगेशन मिलेगी। हां जी, हटा रहा हूं बेटे, ये क्लियर हो गया? बोलो ना, जजमेंट ऑफ कोर्ट क्लियर हो गया, कोर्ट का फैसला क्लियर हो गया। अरे छोड़ दो ना, डेप्ट जमाना क्या कहेगा। भुवनेश्वर वालों डेप्ट होता है लोन, पैसा अगर किसी से लेना है वो अलग बात होता है। वो आ रहा हूं ना उस पे, वो कहां समझाया भुवनेश्वर वालों को, तो भी आना है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यमुनानगर वालों आपकी बात का भी जवाब दे दिया जाएगा, पहले ये पढ़ लो। रिकॉग्निशन क्या होता है? रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट ड्यू टू स्टेट। एक्नॉलेज का मतलब होता है एडमिट करना। डेप्ट मतलब लायबिलिटी, किसके प्रति? स्टेट के प्रति। नीचे करिए सर थोड़ा सा कैमरे को, नीचे का दिखाइए जी। रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट ड्यू टू स्टेट। डेप्ट एक्नॉलेज मतलब एडमिट करना, डेप्ट मतलब लायबिलिटी, स्टेट के प्रति। जैसे मान लो कोई बच्चा बिना हेलमेट के जा रहा था, उसका चालान कट गया, उसके साइन करवा लिए गए, उससे लाइसेंस ले लिया गया। अब आप चालान भरोगे तो आपका लाइसेंस मिलेगा। आप कोई भी इल्लीगल काम करते हो, गैर कानूनी काम करते हो, तो आपको चालान कटेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, चालान भरना पड़ेगा, तब जाके आपका लाइसेंस वापस मिलेगा। रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट ड्यू टू स्टेट। स्टेट के प्रति आपकी लायबिलिटी आ गई। जब स्टेट के प्रति आपकी लायबिलिटी आ गई तो स्टेट को क्या मिल गया? राइट। और आपको क्या मिल गई? ऑब्लिगेशन। इट इज मेट इन कनेक्शन विद क्रिमिनल प्रोसीडिंग। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग करता है, कोई क्रिमिनल कार्रवाई होती है, तो वहां पे क्या जमा कराना पड़ता है? चालान जमा कराना पड़ता है। और वो क्या होगा? रिकॉग्नाइजेंस। क्या होगा? रिकॉग्नाइजेंस। और आखिरी आता है कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील, स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स बाइंडिंग फोर्स फ्रॉम इट्स फॉर्म अलोन। जो कॉन्ट्रैक्ट अपने बनने से ही पार्टी को बाउंड करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट अपने बनने से ही पार्टी को बाउंड करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट अपने बनने से ही पार्टी को बाउंड करता है। सर क्या कहना क्या चाहते हो? मतलब हां, एक एग्जांपल करते हैं। मैं बताते, एक नाम लिख के भेजो, बढ़िया सा नाम लिख के भेजो। चलो नाम लिख के भेजो। बस कमल, बहुत है दलजीत, बस कर। कमल और मेरी पार्टनरशिप हो गई। हां जी, अब कमल और मेरी पार्टनरशिप हो गई। मैंने कहा भाई मैं सीए हूं, मैं 70% लूंगा। इसने कहा मैं 30% लूंगा। ठीक है, अब हमारी पार्टनरशिप चलने लग गई। बाद में कमल चौड़ा हो गया, कहता नहीं जी, हमने डीड में लिख दिया भैया 70-30। बाद में कमल चौड़ा हो गया, कहता सर सारा काम मैं करता हूं, आप तो पढ़ाने निकल जाते हो, आप तो काम भी नहीं करते, आपको इतना % नहीं मिलेगा। झगड़ा हो गया तो कोर्ट में चले गए। कोर्ट कहता, अब कमल कहता जज साहब मेरे को 50% दिलाओ, आधा दिलाओ। जज साहब कहता कमल कमली हो गई हो क्या? कमल हो, कमली थोड़ी हो, ये क्या कर रहे हो? आपको 50% कैसे मिलेगा? अब कोर्ट मेरी बात मानेगा, कमल की बात मानेगा या डीड की बात मानेगा? जवाब दीजिए मुझे सभी लोग।
कोर्ट मेरी बात मानेगा, कमल की बात मानेगा या डीड की बात मानेगा? द आंसर इज डीड की बात मानेगा, क्योंकि डीड एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच डिराइव्स इट्स बाइंडिंग फोर्स फ्रॉम इट्स फॉर्म अलोन, जो अपने बनने से ही पार्टी को बाउंड करता है, जो अपने बनने से ही पार्टी को बाउंड करता है, क्या कहलाएगा? डीड। ए कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स बाइंडिंग फोर्स फ्रॉम इट्स फॉर्म अलोन, जो अपने बनने से ही पार्टी को बाउंड करता है, वो क्या कहलाएगा? डीड। क्लियर है बात? यानी कि ना आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी, जो डीड में लिखा है उसकी चलेगी। क्लियर है बात? डन इट एवरीवन? समझ में आ गया? डीड का मतलब होता है ए कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स बाइंडिंग फोर्स फ्रॉम इट्स फॉर्म अलोन, जो अपने बनने से ही पार्टी को बाउंड करता हो, वो क्या कहलाएगा? स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट कह लो, डीड कह लो, या फिर क्या कह लो? कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। दैट्स द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। नाउ कम अप टू द होमवर्क। आओ बेटे प्यारा प्यारा होमवर्क करें। होमवर्क कैसे देता हूं मैं? LWR लर्न राइट रिवाइज चैप्टर नंबर 1, इसके बाद अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम डीएम बुक। डीएम मतलब मेरी किताब, धर्मेंद्र मदान सर की किताब से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप। इसके अलावा गेट रेडी फॉर इट कप ऑफ टी। कप ऑफ टी नहीं, सेट ऑफ टी। टेस्ट की भी तैयारी करें, ये आपका होमवर्क है। ठीक है जी। अब भैया एक काम और करना है, स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चन मैं आपको मार्क करवाऊंगा, अभी नहीं। स्टडी मटेरियल के आपको कुछ क्वेश्चन मार्क करवाऊंगा। वो क्वेश्चन, ये टेस्ट कब है आपको अनाउंस कर दिया जाएगा? आई थिंक 14th का है आपका टेस्ट। 14th को आपका टेस्ट है, परसों, यानी कि याद रखिएगा। आपको मैं स्टडी मैट के भी क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, वो आप करके लाएंगे, लेकिन वो स्टडी मैट अगली क्लास में लेके आना। अगली क्लास में स्टडी मैट लेके आना, स्टडी मैट से होमवर्क दूंगा। आईसीए वाला स्टडी मैट है ना, सीए इंस्टीट्यूट वाला, वहां से भी होमवर्क दूंगा। मेरी बुक का भी होमवर्क करोगे, स्टडी मैट से भी होमवर्क करोगे, और अभी तैयारी करके लाना। तो आज की क्लास को यहीं पे पैकअप करते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे पैकअप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे चलते चलते, धन्यवाद।